गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए प्रकार के वीडियो हो सके। इसी के साथ गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना न भूलें। कक्षा 12वीं विषय एग्रीकल्चर साइंस कृषि जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। वो है शुष्क खेती या इसको कहते हैं ड्राई फार्मिंग। शुष्क खेती नाम से इसका शुष्क का मतलब होता है सूखा। अब अपन बात करें तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी कि देश में मानसून है वो भी चेंज हो सकता है। उस चेंज परिस्थितियों में भी हमें उत्पादन कैसे लेना, तो वो कम नमी, कम बारिश, कम वर्षा या वर्षा के अभाव में ऐसी कौन सी किस्म की फसलें अपन खेत के अंदर बोएं कि इसका अपन ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन है वो ले सके। वही आपको क्या है शुष्क खेती। शुष्क खेती का मतलब होता है जहां पर कम बारिश, वर्षा के अभाव में या जल के अभाव में की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। अब इस शुष्क खेती में इसकी परिभाषा साइंटिफिक तरीके से अपन देखा जाए तो क्या है डेफिनेशन इसकी? शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण की मात्रा से प्राप्त जल की मात्रा से अधिक हो, जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, यानी कि केवल और केवल वर्षा पर आधारित खेती होती है, उस खेती को शुष्क खेती कहते हैं। जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो, मैं उसी वर्षा के जल को नमी संरक्षित करना और समुचित एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि खेती बाड़ी जब अपन करते हैं तो ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि जुताई लेकर के बुआई तक की जो पूरी प्रक्रिया है, ऐसी अपन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें कि भूमि के अंदर ज्यादा से ज्यादा नमी संरक्षित रहे। नमी रहेगी तो जल है वो भूमि के अंदर नमी के फॉर्म में रहता है। क्रियाओं के द्वारा फसल का उत्पादन करना ही शुष्क खेती कहलाती है। या फिर एक दूसरी परिभाषा है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार कि जहां फसल उत्पादन के लिए पानी की उपलब्धता मुख्य समस्या हो, यानी कि हमें फसल का उत्पादन तो लेना लेकिन जल हमारे पास नहीं है, पानी की समुचित सुविधा नहीं है, मुख्य जल की समस्या रहती है, अर्थात वहां बिना सिंचाई के जो खेती की जाती है, बिना सिंचाई की जाने वाली खेती को शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग कहते हैं। जिस प्रकार अगर जिन जगह पर सिंचाई के पानी की सुविधा नहीं होती है और केवल वर्षा पर आधारित खेती की जाती है, उस खेती को असिंचित खेती कहते हैं। असिंचित का मतलब होता है सिंचाई के लिए वहां पर जल उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी भूमियां होती है, उस भूमि को कहते हैं बारानी भूमि। और बारानी भूमि का मतलब होता है बिना सिंचाई के फसल का उत्पादन करना, अर्थात ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूभाग जहां पर वर्षा आधारित खेती की जाती है, जहां पर सिंचाई के पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं होता है, तो उसको असिंचित खेती या बारानी भूमि के नाम से जाना जाता है। जब अपन पटवारी के पास खेत की जमाबंदी लेने जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है एक सिंचित भूमि, दूसरी रहती है असिंचित भूमि, और उसके क्वेश्चन में लिखा रहता है बारानी भूमि। बारानी भूमि का मतलब होता है कि वर्षा पर आधारित खेती, ठीक है, जहां पर सिंचाई
सिंचाई पानी का स्रोत ही नहीं है तो आप सिंचाई कैसे कर सकते हैं। ये थी आपकी शुष्क खेती, यानी कि बिना सिंचाई के की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। शुष्क खेती का तात्पर्य वर्षा द्वारा प्राप्त जल का सुनियोजित संरक्षण एवं उसका उपयोग करना, यानी कि वर्षा पर आधारित ये खेती है शुष्क खेती। तो वर्षा का जो जल हमारे पास उपलब्ध है उस जल का इस प्रकार से हम समुचित संरक्षण करके रखें कि अपनी फसल है वो पक जाए। उचित एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि बढ़िया समुचित शस्य क्रिया अपनाना, जुताई करके पाटा लगा करके भूमि में नमी का संरक्षण करना और ऐसी उपयुक्त किस्मों का चयन करना जो कम नमी में उसका अंकुरण हो जाए और इसी के साथ साथ इनकी बढ़वार के लिए पानी की आवश्यकता भी कम हो। तो ऐसी फसल की किस्मों का चयन करना कि कम जल में भी वह फसल सफलतापूर्वक सर्वाइव कर सके। क्यों ऐसी किस्मों का चयन हमें क्यों करना है? क्योंकि वर्षा पर आधारित खेती है, इसलिए हो सकता है वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है वार्षिक वर्षा वो हमें पता नहीं होता है। तो इस प्रकार से कार्य करके और बुआई की प्रोसेस बढ़िया व्यवस्थित ढंग से अपना करके अपन शुष्क खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो। और यहाँ पर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 10.4% माना जाता है। कौन? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान राज्य सबसे बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर इस राज्य में, राजस्थान राज्य जैसी बात करें तो राज्य में कृषि योग्य भूमि का लगभग 70% भाग है वो बारानी भूमि है। राजस्थान में 70% भाग कैसी भूमि है? असिंचित भूमि या बारानी खेती कह सकते हैं, जो केवल और केवल वर्षा पर आधारित होती है। और ऐसी परिस्थितियों में शुष्क खेती अपनाना राजस्थान राज्य के लिए बहुत ही वैकल्पिक विषय बन करके रह गया है। यानी कि राजस्थान है वो आपका बारानी भूमि 70% है, तो वहाँ पर आपको शुष्क खेती अपना करके फसल का उत्पादन है वो लिया जा सकता है। अब ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के संदर्भ में जो संस्थान हमारे देश में कार्य करता है, नई दिल्ली में है, ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के लिए राजस्थान की कृषि जलवायु को 10 भागों में विभाजित किया है। किसने? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन नई दिल्ली। अब इसमें सिंचाई की संपूर्ण क्षमता के उपयोग के पश्चात भी देश के शुद्ध बुआई का क्षेत्र 40% क्षेत्र ही बारानी रहेगा। तो इस प्रकार से कृषि में वर्षा की कमी का, वर्षा के पानी का निकास एक मुख्य मुद्दा रहता है, जबकि शुष्क कृषि क्षेत्रों में वर्षा एवं वाष्पीकरण की तुलनात्मक मात्रा ऋणात्मक होती है, यानी ठीक ढंग से नहीं रहती है। तो इस प्रकार से राजस्थान जैसे राज्य है, राजस्थान की निम्न परिस्थितियों के कारण है वो हमें शुष्क खेती अपनानी पड़ रही है। यानी कि राजस्थान जैसे राज्य को शुष्क खेती क्यों अपनानी पड़ रही है, इसके कारण यहाँ पर मैंने 3 लिखे। राजस्थान राज्य में ये शुष्क खेती अपनाने का कारण क्या है? पहला, अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय कृषि है, इसको कहते हैं मानसून का जुआ। तो पहला कारण है जलवायु। यहाँ का क्लाइमेट है वो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, जिसके कारण
फसल सर्वाइव नहीं कर पाती है। मृदा संबंधी कारक, मिट्टी और फसल प्रबंधन संबंधी सिद्धांत या कारक, ये 3 कारण ऐसे हैं। पहला, राजस्थान की जलवायु, यहाँ की मिट्टियाँ और क्रॉप मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं होने के कारण राजस्थान राज्य में शुष्क खेती अपनानी पड़ रही है। अब 1 बाय 1 एक कारण को अपन डिस्कशन करेंगे कि इस कारण के अंतर्गत क्या होगा। तो पहला है वह जलवायु संबंधी कारण। अब अपने राजस्थान राज्य के अंदर कुल वार्षिक वर्षा है वो 90% से अधिक भाग मध्य जून से लेकर के सितंबर तक है वो प्राप्त होता है, यानी कि मानसून की बारिश है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस माह में है वो चलती रहती है। और यहाँ पर मानसून का जो समय है राजस्थान में वो 40 से 80 दिन मात्र, 40 से 80 दिन के बीच में है वो। कभी कभार बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और होती भी है तो वो बिल्कुल ही अनियमित, अनिश्चित और कम होती है। दूसरा कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, जहाँ पर तापमान मई और जून महीने की बात अपन करें, मई जून जिसको अपन ग्रीष्म ऋतु की कैटेगरी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, उस समय राजस्थान जैसे राज्य का जो तापमान है 40 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस तक है वो पहुंच जाता है, जिसके कारण जो फसल यहाँ पर सर्वाइव कर लेनी चाहिए थी वो अधिक तापमान के कारण वो नष्ट हो जाती है। वायु की तेज गति, यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और इस धूल भरी आंधियाँ या वायु की तेज गति के कारण पत्तियों में उपस्थित रंध्र खुल जाते हैं और जो भी पादप के अंदर जल है वो वाष्पीकृत हो जाता है। वायु की तेज गति के कारण वायुमंडल की आर्द्रता में कमी आती है, वाष्पीकरण में बढ़ोतरी होती है। इन सभी कारणों के कारण तो यहाँ पर कम अवधि वाली, यानी कि अब जलवायु का तो कोई भरोसा नहीं, जलवायु कभी भी परिवर्तित हो सकता है, तो ऐसी प्रकार की जलवायु में भी हमें फसल का उत्पादन लेना है। तो आप ले सकते हैं कैसे, यहाँ पर कम पानी वाली फसलें, सूखा सहनशील फसलें और कम अवधि, कम समय में पक करके तैयार होने वाली फसलें आप खेत में बो सकते हैं। तो जलवायु के अनुसार वो आप कार्य कर सकते हैं। दूसरा है मृदा संबंधित कारण। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की राजस्थान में क्या पाई जाती है, मिट्टियाँ पाई जाती है। अपन बात करें राजस्थान राज्य की तो राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी है वो रेतीली पाई जाती है, और रेतीली मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ नहीं होती। बात करें बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू जिलों की, तो यहाँ पर मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी क्षमता बहुत ही कम होती है, और कुछ मृदा तो अधिक तापमान के कारण इसकी लवणीयता और क्षारीयता, सैलिनिटी और एसिडिटी का भी प्रभाव है वो रहता है, जिसके कारण फसल सफलतापूर्वक सर्वाइव नहीं कर पाती। ऐसे में शुष्क कृषि तकनीक ऐसी समस्त समस्या, क्या समस्या है कि सॉइल फर्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है, मृदा जल धारण क्षमता इसकी कम है, इसके अलावा इसमें लवणीयता एवं क्षारीयता का गुण भी कभी कभी उत्पन्न हो जाता है। तो इस संदर्भ में आप नमी संरक्षण का प्रयोग करें, नमी संरक्षण का सिद्धांत अपनाएं, मल्चिंग का प्रयोग करें, कार्बनिक खादों का प्रयोग कर करके आप फसल का उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। तीसरा है फसल प्रबंधन संबंधित कारण। तो यहाँ पर फसल संबंधित कारण है वह शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में किसान जानकारी के अभाव में लंबी अवधि वाली फसलें वो खेत में बो देता है, और लंबी अवधि वाली फसलें बो देने के कारण है वो ऑलरेडी पानी की तो यहाँ पर क्या रहती है कमी, और जल अभाव में वो लंबी अवधि वाली फसलें हैं वो जल करके क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से इन परिस्थितियों में आप कम समय, जिसका जीवन चक्र कम हो, जल की आवश्यकता कम हो,
सूखा सहनशील करने वाली फसलें हो और कम समय में अपनी काई और जैविक वृद्धि को पूरा कर ले, ऐसी फसलें आप खेत में बो करके आप फसल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में तो इस कैटेगरी को पूरी कहते हैं शुष्क खेती। अब बात करेंगे शुष्क खेती के सिद्धांत। इसी के साथ है शुष्क खेती के सिद्धांत, यानी कि राजस्थान जैसे राज्य में जलवायु की समस्या रहती है, तो हमें ऐसे कौन कौन से सिद्धांत अपनाना चाहिए कि उस सिद्धांत को अपना करके अपन क्रॉप प्रोडक्शन फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इनमें दो सिद्धांत हैं, पहला नमी संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत। दो सिद्धांत अपना करके आप राजस्थान जैसे राज्य की जलवायु में भी फसल का उत्पादन ले सकते हैं। नमी संरक्षण का सिद्धांत, नमी संरक्षण का सिद्धांत का मतलब हुआ कि आप जब खेत के अंदर कोई भी फसल बोते हैं तो उस फसल को बोने से पहले अपन खेत की तैयारी, जो कृषि पद्धति के क्रियाकलाप होते हैं, जुताई से लगा करके उपज प्राप्ति तक की जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उस एग्रीकल्चर शस्य क्रियाओं को अपन इस प्रकार से अपनाएं कि मिट्टी से नमी है वो कम से कम बाहर जाए, यानी कि जो मिट्टी के अंदर जल पहुंचा है वो जल मिट्टी के अंदर ही जाए, वाष्पीकरण इत्यादि की समस्या के माध्यम से वो जल उड़ करके बाहर नहीं आए। तो ऐसा करके अपन उस मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे कि बारिश होने से पहले अपन खेत के अंदर हल्की सी जुताई करें और जैसे ही बारिश हो जाती है तो बारिश हो जाने के बाद कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी को भरपूरा बना करके ओली करके फिर ऊपर पाटा लगा दिया जाता है, ताकि पाटा लगाने के बाद ऊपर एक परत जम जाएगी और जो जितना जल है वो भूमि के अंदर संरक्षित हो जाएगा। तो इस ऐसी एग्रीकल्चर ऐसी शस्य क्रिया करके अपन मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं और जितनी जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो वो जितनी भी नमी है वो नमी मिट्टी के अंदर ही रहेगी। दूसरा मल्च का प्रयोग करना। मल्चिंग का मतलब होता है पलवार बिछाना, पलवार बिछाना, पलवार बिछाना कह सकते हैं इसको। पलवार का मतलब क्या हुआ कि जो अपन कृषि करते हैं उस कृषि में पेड़ पौधों की शाखा है, पत्तियां हैं और इसके अलावा कृषि के खेती करने कृषि से संबंधित जो कृषि का अपशिष्ट पदार्थ है या कृषि कार्य करने के बाद जो अवशेष बचता है उस अवशेष को भूमि के अंदर एक परत के रूप में क्या करना, बिछाना, ताकि क्या होगा कि भूमि के ऊपर सीधा प्रकाश नहीं पड़ेगा और सीधे प्रकाश नहीं पड़ने के कारण वाष्पीकरण की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जैसे वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी तो आपका जो जल है, एक बूंद भी जल है तो मिट्टी के अंदर ही अंदर बना है। तो इस प्रकार से आप पलवार या मल्चिंग बिछावन का कार्य करके मिट्टी के अंदर नमी को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। दूसरा, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करके भी आप मिट्टी में नमी को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य मृदा की जल धारण क्षमता एग्रीकल्चर एक्टिविटी के माध्यम से पलवार बिछाना और पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने जैसे कार्य संपादित करके आप मृदा में नमी को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रख सकते हैं, ताकि राजस्थान की ऐसी जलवायु में भी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में आपकी फसल सफलतापूर्वक सर्वाइव कर सकती है। दूसरा नमी शुष्क खेती का सिद्धांत है शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत। फसल प्रबंधन का सिद्धांत यानी कि आप एक किसान होने के नाते इस प्रकार का क्रॉप का मैनेजमेंट करें कि हमें किस समय कौन सी फसल को खेत के अंदर बोना है, क्या इसका समय होना चाहिए, कितने हमें बीज लेने हैं और किस रसायन की सहायता से इसको उपचारित करना है।
भी आप फसल का उत्पादन प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो पहला, ऐसी फसलों का चुनाव, फसलों का चयन, ऐसी फसलों का चयन करना जिसकी समय अवधि यानी कि उसका जीवन चक्र कैसा हो, कम समय में पक जाए, साल की टॉलरेंस, लवणता के प्रति सहनशील, ताप के प्रति सहनशील, क्षारीयता के प्रति सहनशील फसलों का चुनाव करें जो कम समय में कम पानी की आवश्यकता में भी सफलतापूर्वक सर्वाइव करके वह फसल पक जाए। ऐसी फसलों का आप चुनाव करके ऐसी कंडीशन में भी आप फसल का उत्पादन ले सकते हैं। ऐसी किस्मों का चयन करना जो हाइब्रिड हो, कम बढ़ती हो, भुट्टा लंबा हो, जैसी किस्में। खेत की जुताई आप इस प्रकार से करें कि मिट्टी के अंदर नमी सुरक्षित बनी रहे। बुआई करते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि शुष्क खेती में वर्षा कम होती है, सिंचाई हम नहीं कर सकते हैं, तो इस समय बीजों की बुआई का समय वो फिक्स होना चाहिए। जैसे कि आपके जून महीने में बारिश होगी तो बारिश होने के तुरंत बाद है तो आप बाजरा, मक्का, ज्वार जो बोना चाहते हैं, मानसून की बारिश होने के तुरंत बाद आप उसकी क्या करें, तुरंत से बुआई करें, वो हो जाएगा समय। बीज दर, बीज हमेशा शुष्क खेती में मान लो आप सामान्य 1 हेक्टेयर में वो 2 किलो बाजरा है, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोते हैं, तो आप शुष्क क्षेत्र में इसकी बीज दर की मात्रा क्या कर ले, डबल कर ले कि कुछ अंकुरित होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो ज्यादा होगा तो आपके लिए फायदा रहेगा, कुछ अंकुरित हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। तो जितना आपके प्रति हेक्टेयर की दर से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एवरेज है वो रहेगा। तो ये इस प्रकार से बीज दर है वो आप हमेशा क्या रखें, डबल रखें। तो बीज दर की संख्या डबल रख के पौधों की संख्या और बीजों का उपचार, ऐसे रसायनों की सहायता से आप बीज उपचार कर लें कि बीजों का अंकुरण है वो जल्दी से जल्दी। तो इसमें आप एक जिब्रेलिक अम्ल आता है GA3 रसायन, GA3 जिब्रेलिक अम्ल से यदि आप बीज को उपचार करके खेत में बोते हैं तो इसका सीड जर्मिनेशन रेट यानी बीजों के अंकुरण की दर है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कम समय में कम नमी में भी वो बीज अंकुरित हो जाएंगे। और जितना बीज अंकुरित जल्दी होगा तो पादप का बढ़वा, वृद्धि और विकास भी ज्यादा कम समय में ज्यादा हो जाएगा। तो ये था आपके बुआई का समय। बुआई का समय बीज दर अधिक लेना है, पौधों की संख्या निश्चित दूरी पर बनाए रखनी है, और बीजों का उपचार ऐसे रसायनों से करें ताकि बीज जल्दी से जल्दी अंकुरित हो जाए। बुआई की विधि, खाद और उर्वरक, खरपतवारों का नियंत्रण कर लें और मिश्रित फसलें अपनाएं। मिश्रित फसलें का मतलब क्या हुआ कि एक ही समय में एक ही खेत में एक या एक से अधिक फसल को मिक्स कर खेत में बोना ही आपकी मिश्रित फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे चना, ज्वार, सरसों इत्यादि प्रकार की फसलें, इसको कहते हैं मिश्रित फसल। तो आपके बुआई का जो समय है वो क्या होना चाहिए वो आपको बता देते हैं। तो फसलों की बुआई पंक्तियों में उनकी आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। खाद उर्वरक में आप पहले से जैविक खादों का प्रयोग करके रखें ताकि जैविक खाद होगा तो मिट्टी के अंदर मिट्टी भरपूरी बनी रहेगी, और दूसरी बात है कि वो नमी को भी अपने पास एब्जॉर्ब करके रखेगा। खरपतवारों का नियंत्रण आप समय समय पर कर ले ताकि जो ऑलरेडी जल की कमी है और खरपतवार एक्स्ट्रा उग जाएंगे तो क्या होगा, खरपतवार और जल को अवशोषित कर लेगा और आपकी फसल का वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। दूसरी है लास्ट एंड फाइनल कि आप मिश्रित फसल करें ताकि क्या होता है, मिश्रित फसल का मतलब क्या हुआ कि एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना। एक समय में एक खेत में उसी समय 2 या 2 से अधिक फसलों को मिक्स करके खेत में बोना ही आपकी मिश्रित फसल कहलाती है, ताकि यदि एक फसल नहीं उगेगी तो आपकी दूसरी फसल है
उसका आपको उत्पादन मिल सकता है। जैसे सरसों के साथ आपने चना बो दिया, गेहूं के साथ आपने चना बो दिया, मक्के के साथ आपने उड़द बो दी, तो आपको कोई न कोई एक फसल है वो प्राप्त हो जाती है। तो आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो जाएगा और आपकी फसल का उत्पादन आपको मिलता रहेगा। जैसे बाजरे के साथ आपने तिल मिला दिया, बाजरा प्लस ज्वार बो दिए, ज्वार प्लस चवला हरा चारा दो की कतार में बो दिया। तो ऐसा काम आप करते हो ना, तो इसमें क्या होता है कि मान लो एक फसल है उसका अंकुरण नहीं हुआ, तो आपकी जो दूसरी फसल है वो दूसरी फसल सफलतापूर्वक सर्वाइव कर लेगी, तो आपको कुछ न कुछ हद तक है वो इसकी फसल का उत्पादन है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप राजस्थान जैसी जलवायु में ये सिद्धांत नमी संरक्षण का सिद्धांत और फसल मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट ऐसे सिस्टम को अपना करके यदि आप खेती करना चाहें तो फसल का उत्पादन आप बढ़िया ढंग से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।